हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जहां हम आज इस वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक नौकरी कर रहे व्यक्ति का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब भी हम कहीं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और जब हम इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं और लास्ट में जो इंटरव्यूअर है वो हमसे कहता है कि चलिए भैया, आपका जो CTC है वो 5 लाख रुपए है। अब ऐसे में एक आम आदमी, हम जैसे लोग यही सोचेंगे कि जो CTC हमको मिलने वाला है दैट डिवाइडेड इनटू 12, हमको हर महीने उतना ही पैसा हमारे अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है, यानी कि हमारे थॉट प्रोसेस में यही होता है कि मुझे तो मिलेगा 41,666 रुपीज या फिर नियरली 42,000 मिल जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल इन हैंड सैलरी होता है ना हमारा, वो नीचे आकर 36,000 या फिर 37,000 ही हमको मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में ये समझ लेते हैं कि आखिर जो रिमेनिंग पैसा है हमारा, बाकी का जो पैसा है वो जाता कहाँ है, और साथ ही ये अमाउंट जो हमारा पैसा है वो डिडक्ट क्यों होता है, और क्या ये कंपलसरी है डिडक्ट करना या फिर नहीं। तो ये समझने के लिए कि हमारा जो एक्चुअल CTC है, जो प्रॉमिस किया जाता है कंपनी की ओर से, और एक्चुअल में जो हमको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आता है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ लें। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि जो CTC है वो क्या होता है, साथ ही सैलरी स्लिप में कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। फिर हम समझते हैं कि जो बेसिक सैलरी बोला जाता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद HRA के कंपोनेंट को समझते हैं, फिर ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो इन कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि CTC और एक्चुअल सैलरी में डिफरेंस क्यों आता है। तो चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट टू कंपनी यानी कि CTC के बारे में, इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो आप पे कई तरह के खर्चे करती है। तो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? तो जब भी हम CTC बोलते हैं यानी कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी वैल्यू क्या है उस कंपनी के लिए, ठीक है। तो मेजरली एक कंपनी जो है वो सैलरी पे ही आपका ज्यादा खर्च होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी कंपनी आपको हायर करती है तो मेजर कंपोनेंट उनका सैलरी पे ही जाता है। इसके बाद छोटे मोटे जो अदर खर्चे हैं, दूसरे खर्चे हैं, वो जाते हैं इन कंपोनेंट्स की ओर, जैसे कि HRA होता है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, वो देना ही पड़ता है, वो मैंडेटरी होता है हर कंपनी के लिए। इसके बाद EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब मैं बता दूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपकी कंपनी भी आपके हिस्से से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड काट रही होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कंपनी के लिए डिडक्ट करना। फिर इसके बाद स्पेशल अलाउंस भी मिलता है किसी किसी कंपनी में, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के अलाउंस मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। हर एक कंपनी का अपना एक रूल होता है, पॉलिसी होता है, तो वो चेक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जो CTC है कॉस्ट टू कंपनी यानी कि ये सारा डिडक्शंस के बाद ही हमको हमारा सैलरी मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम इंटरव्यू में जाए, जो हमारा CTC बोला जाता है और जो एक्चुअल में हमको अपने बैंक अकाउंट में मिलता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस और एडिशंस होते रहते हैं हम ऊपर नीचे हमारे सैलरी में। अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपकी CTC जो है वो 4,20,000 रुपए की है। तब ऐसे में आप जैसे मुझ जैसे लोग तो यही सोचेंगे कि जो CTC है दिस डिवाइडेड इनटू 12 जो है इज इक्वल टू 35,000, और हमको तो यही लगेगा ये जो 35,000 रुपए है हमको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा सीधे सीधे। लेकिन बॉस, यहाँ पर फिल्म कुछ और ही है। तो ये CTC है वो डिवाइड होता है हमारे फिक्स्ड और साथ ही वेरिएबल सैलरी में। जो हम फिक्स बोले तो ये 4,20,000 में हमारा फिक्स सैलरी है वो सिर्फ होगा 3 लाख रुपए का, और बाकी का जो वेरिएबल है वो आएगा 1,20,000 रुपए में। अब ये जो 3 लाख रुपए है, ये जो हमारा फिक्स्ड सैलरी है, इसमें ये अगर हम 12 से डिवाइड करें तब हमारा आंसर आ जाएगा 25,000 पर मंथ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो 25,000 पर मंथ है वो भी हमको श्योरली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो फिक्स्ड सैलरी है इसमें भी फर्दर डिडक्शंस होते रहते हैं हमारे सैलरी के हिसाब से, और साथ ही जो हमको एडिशन मिलने वाला है अलाउंस या फिर डिडक्शन, उतना सब ऐड करके और घटाने के बाद ही हमको फॉर श्योर 25,000 मिलेगा या फिर नहीं, ये भी हमको क्लियरली नहीं पता। बट ये जो है हमारा फिक्स्ड कॉम्पोनेंट होता है। वहीं दूसरी ओर जो 1,20,000 है, जो हमारा वेरिएबल कॉम्पोनेंट है, इसमें आपको मिल सकता है, अगर यही चीज हम डिवाइड करें तो आपको मिलेगा इंटू 12,
अगर हम डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 10,000 to 12,000 पर मंथ। लेकिन ये जो 10 to 12,000 है, क्योंकि एक वेरिएबल कंपोनेंट है, ये डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे, और ये जैसा आपका परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे ही आपको मिलता है। तो हो सकता है कि एक महीने में आपको 2,000 रुपये मिले, 3,000 रुपये मिले, 4 या फिर 5,000 रुपये मिले, बट ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी भी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 10,000 या फिर 12,000 रुपये पर मंथ आपको मिले ही, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब ये समझने के लिए कि आपको एक्चुअल में पर मंथ कितना रुपए मिलने वाला है, ये समझने के लिए हमको बढ़ना होगा अपने दूसरे पॉइंट की ओर, जिसका नाम है हमारा सैलरी स्लिप। अब हम सैलरी स्लिप की बात करें तो भैया इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक सैलरी, इसके बाद आता है हमारा HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अभी हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं, आप मान लेते हैं कि आप कहीं दूसरे शहर जाते हैं और आपने घर ले रखा है रेंट पर, और वहाँ पर कुछ खर्चे होते हैं आपके, तो ऐसे में कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा मनी देती है, एक एक्स्ट्रा पैसा देती है, ताकि आप अपने रहने का खर्चा जो है वो उठा सकें। इसी की तरह आपको मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस, LTA। अब लीव ट्रैवल अलाउंस हो सकता है कि जैसे अगर आप अपने घर से ऑफिस तक कम्यूट करते हैं, जाते हैं, ये हो सकता है चाहे आप ऑटो लें या फिर हो सकता है आप बस लें या फिर आप खुद के गाड़ी से ट्रैवल करते हैं और पेट्रोल का खर्चा लग जाता है आपको, तो जो भी ट्रैवल के दौरान आपका खर्चा लगता है उसको कवर किया जाता है LTA यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस पे। तो इसके लिए भी कंपनी आपको अलग से पैसे देती है, तो ये भी आपके सैलरी स्लिप में मेंशन क्लियरली किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी। अब इसके अलावा आपको मिलता है कन्वेंस। कन्वेंस में हो सकता है कि किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो और आपने खुद पैसे लगाए हैं, तो इसके लिए भी अलग से पैसे मिलते हैं आपको कंपनी की तरफ से, चाहे तो ताकि आप अपने देखभाल के लिए भी पैसे जुटा सकें। इसके बाद आपको स्पेशल अलाउंस भी मिलता है किसी तरह का, और साथ ही मेडिकल अलाउंस भी आपको अलग से मिलता है। और तो और मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस कवर भी देती हैं, तो अगर आपकी कंपनी में भी किसी तरह का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड हो रहा है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने लिए और साथ ही अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस कवर ज़रूर लें। अगर इन केस आपने अलग से इंश्योरेंस ऑलरेडी करा रखा है तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कवरेज ज़्यादा मिल रहा है और प्रीमियम आप कम भर रहे हैं तो आप ज़रूर इस ऑप्शन को ऑप्ट कीजिएगा। लास्टली आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। हो सकता है कि अगर आप न्यूली वेड्स हैं और आपके बच्चे हुए हैं, इन दैट केस आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनकी देखरेख के लिए भी कंपनी पैसे प्रोवाइड करती है। तो सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पर कंपनी आपको पैसे देती है। तो यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूं, जो बेसिक सैलरी जब हम बोलते हैं तो ये हमेशा 50% ही होता है। जैसे कि अगर आपका मान लेते हैं कि सैलरी इन्होंने बोला है 30,000 रुपीज़ का, तो 30,000 का 50% ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये आपका बेसिक सैलरी ही होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बाकी सब ये जो HRA, LTA, कन्वेंस या फिर ये स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस या फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या फिर दूसरा कोई अलाउंस ऐड करती है तो वो भी चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके सैलरी स्लिप में ज़रूर मेंशन होगा। तो जब भी आप कोई भी नया कंपनी ज्वाइन करते हैं तो क्लियरली अपने HR से ये कम्युनिकेट कर लीजिए, ये पूछ लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी कितना होने वाला है, HRA या फिर LTA या फिर दूसरे जो भी अलाउंसेस हैं वो कितना आपको एक्चुअल में मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कितने तरह के डिडक्शंस हमारे सैलरी में होते हैं। अब तक तो हमने प्रीवियस स्लाइड में तो हमने बात किया है हमारे सैलरी स्लिप पे, यानी कि कितना हमको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है अपने सैलरी पर। अब बात कर लेते हैं कि हमारे डिडक्शंस कितने होते हैं। स्टार्टिंग में याद है आपको, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका CTC 5 लाख रुपए है तो आपको इन हैंड सैलरी जो है वो 36,000 या 37,000 ही मिलने वाला है, ना कि 41,000 या फिर 42,000। ऐसे में जो हमारा डिडक्शंस हैं 4-5 हज़ार का, वो जाता कहाँ है? वो एक्चुअल में जाता है इन सारे डिडक्शंस पर। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे जो डिडक्शंस हैं क्या वो मैंडेटरी हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ये सारे डिडक्शंस डिडक्ट करने के बाद ही, ये काटने के बाद ही आपको आपका सैलरी ट्रांसफर करती है। तो ये मेजर डिडक्शंस कौन से हैं जो आपके सैलरी स्लिप से कटता है, चलिए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेजर डिडक्शन होता है आपका PT से, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स से।
अब ये प्रोफेशनल टैक्स मैं आपको बता दूं, सबसे पहला दिमाग में आपको यही ख्याल आएगा ये प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है और क्या ये मैंडेटरी है। अब प्रोफेशनल टैक्स मैं आपको बता दूं एक तरह का टैक्स है जो आप अपने सर्विसेज के लिए भरते हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर आप मार्केट में जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको याद है ना, आपको पता ही है ना कि इस पे जीएसटी भी लगा होता है जो आपको भरना होता है। तो जिस तरह से हर प्रोडक्ट के लिए एक टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, इसी तरह से जो आप सर्विस देते हैं, जिसे आप कमाते हैं, उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो ये जो आपका प्रोफेशनल टैक्स है ये जाता है टू द स्टेट या फिर राज्य या फिर यूटी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल टैक्स है इनके लिए ये एक रेवेन्यू है, इसीलिए आपको ये प्रोफेशनल टैक्स जरूर भरना पड़ता है और ये मैंडेटरी है सारे कंपनीज को कि आपके सैलरी से एक छोटे अमाउंट का प्रोफेशनल टैक्स काटा जाए। दूसरा आता है मेजर डिडक्शंस टुवर्ड्स पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड मैं आपको बता दूं ये भी एक तरह का मेजर डिडक्शन है और साथ ही मैंडेटरी डिडक्शन है जो सारे कंपनीज को करना पड़ेगा। अब प्रोविडेंट फंड इसलिए भी मैंडेटरी है ताकि ये इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो भी आज एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आगे चलकर उनका भविष्य फाइनेंशियली सिक्योर किया जा सके, उसके लिए प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना ये मैंडेटरी है सारी ही कंपनी के लिए। अब प्रोविडेंट फंड में आपको बता दूं एक तरह का रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोविडेंट फंड है वो आप 60 के बाद ही आप निकाल सकते हैं। और तो और ये ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है कि आप 60 के बाद ही निकाल लें, इससे पहले भी अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी है, कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाता है आपके सामने जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में भी आप अपनी कंपनी से प्रोविडेंट फंड जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये भी आपका कटता है आपके सैलरी स्लिप से। अब जो तीसरा डिडक्शन है वो है आपका TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। अब ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस एक्चुअली में है क्या? अब मान लेते हैं कि आप आज कहीं काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में जहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, जो भी है। अब यहाँ पर जितने भी आप तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर किसी और जगह से आपको इनकम मिल रही है, तो इन दैट केस आपका TDS कटता है। अब अगर आपका जो पैसा है, जो इनकम है आपका, वो अगर लिमिट से ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख या फिर हम 7 लाख की बात करें, तो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम आपका मैक्सिमम लिमिट जो है, मतलब कि इनकम लिमिट अगर 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है प्लस, तब इन दैट केस आपको TDS भरना पड़ेगा अपने सैलरी पर। तो टैक्सेबल इनकम जो है आपका बन जाता है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। वहीं अगर हम 7 लाख की बात करें तो एज पर दी न्यू टैक्स रिजीम अगर आपकी इनकम 7 लाख है तब आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से भी ज़्यादा है तब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पर टैक्स भरना पड़ेगा और तभी जाकर आपका जो कंपनी है वो आपसे TDS डिडक्ट करता है आपके सैलरी से। तो ये है TDS। अब आखिरी जो है वो है आपका ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी भी एक छोटा सा अमाउंट हो सकता है, 100 रुपए 200 रुपए कटता है आपके सैलरी से। अब ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी बेसिकली होता है जहां पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो हर एक एम्प्लॉय को अपने सर्विसेज के लिए पैसे भरता है। अब ये जो सर्विसेज है, अगर आपने 5 साल तक किसी भी कंपनी में काम किया है तभी जाके आपको ये ग्रेच्युटी मिलने वाली है। 5 साल या फिर उससे ज़्यादा अगर आपने काम किया है। अगर आपने 1-2 साल ही काम किया है तब इन दैट केस जितनी भी ग्रेच्युटी आपके सैलरी स्लिप से डिडक्ट होते रहती है वो सारा का सारा कंपनी को ही जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो ग्रेच्युटी जो है वो एक तरह का सर्विस अमाउंट है जो आपको दिया जाता है आपके काम के लिए। तो अब तक तो हमने प्रैक्टिकली ये देख लिया कि आपका CTC कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो सैलरी स्लिप है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं, बेसिक सैलरी जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही हमने ये जाना कि जो डिडक्शंस है मेजरली आपके सैलरी में वो कहाँ कहाँ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको भी मेरी तरह इसकी नॉलेज नहीं थी आज तक तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करना है हम सबके साथ तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही ये भी शेयर कीजिएगा कि अगर आपने भी कभी मेरे जैसा कोई एक्सपीरियंस किया है जहां आपको लगा है कि मेरी सैलरी इतनी थी, मिलनी चाहिए थी लेकिन मिला कुछ और, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना क्यों भूल रहे हो, वो भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।